आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के प्रश्नोत्तर। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे हमेशा रोते रहते थे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। नूह को ईश्वर का संदेशवाहक भी कहा जाता था। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ कहती थी कि सूरज ढले अर्थात शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोएंगे। प्रश्न 3, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का बहुत अधिक भयानक परिणाम हुआ। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई न कोई नई बीमारियां जन्म ले लेती हैं और मानव का जीवन बहुत अधिक कठिन हो गया है। प्रश्न 4, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की माँ के हाथ से छूट गया और टूट गया। ये सब देखकर कबूतरों का जोड़ा परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ाने लगा। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछुड़ने का दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा रखा। लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि ग्वालियर से बंबई के बीच समय के साथ काफ़ी बदलाव हुए हैं। वर्सोवा में जहाँ लेखक का घर है, वहाँ लेखक के अनुसार किसी समय में दूर तक जंगल ही जंगल था। पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे और भी न जाने कितने जानवर थे। अब तो यहाँ समुद्र के किनारे बस्तियाँ बसा दी गई हैं। इन बस्तियों ने न जाने कितने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया है। इन पशु पक्षियों में से कुछ तो शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ अस्थायी घर बना लिए हैं। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन उनका घर तोड़ दे कोई नहीं जानता। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। डेरा अर्थात अस्थायी घर। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन उनका घर तोड़ दे कोई नहीं जानता। बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कई पक्षी बेघर हो गए हैं। जब उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन इमारतों में अपना डेरा डाल दिया। शेख अयाज के पिता अपनी बाजू पर काला चिमटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। उनकी माँ ने भोजन परोसा। अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नज़र उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले चिमटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने चिमटे को देखा वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए। उनको खड़ा देख शेख अयाज की माँ ने पूछा कि क्या बात है, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहा हूँ। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे समुद्र अपनी जगह से पीछे हटने लगा है। लोगों ने पेड़ों को काटकर रास्ते बनाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण इतना अधिक फैल रहा है कि उससे परेशान होकर पंछी बस्तियां छोड़कर भाग रहे हैं। बारूद से होने वाली मुसीबतों ने सभी को परेशान कर रखा है। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज़ नई नई बीमारियां और न जाने क्या क्या, ये सब मानव द्वारा प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा है। इन सभी के कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानव के जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लेखक की पत्नी को खिड़की पर जाली क्यों लगानी पड़ी? दो कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक मचान में अपना घोंसला बना लिया था। उनके बच्चे अभी छोटे थे। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उन बड़े कबूतरों की थी। बड़े कबूतर दिन में बहुत बार उन छोटे कबूतरों को खाना खिलाने आते रहते थे और उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कभी कबूतर चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे। परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहाँ कबूतरों का घर था वहाँ जाली लगा दी थी।
कबूतरों के बच्चों को भी वहां से हटा दिया था। जहां से कबूतर आते जाते थे उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा था। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? कई सालों से बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिकुड़ता जा रहा था। पहले तो समुद्र ने अपनी फैली हुई टांगों को इकट्ठा किया और सिकुड़ कर बैठ गया। फिर जगह कम होने के कारण घुटने मोड़ कर बैठ गया। अब भी बिल्डर नहीं माने तो समुद्र खड़ा हो गया। जब समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी तो समुद्र को गुस्सा आ गया। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक को वर्ली के समुद्र के किनारे फेंका तो दूसरे को बांद्रा के कार्टर रोड के सामने मुंह के बल गिरा दिया और तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया के पास पटक दिया, जो अब घूमने आए लोगों के मनोरंजन का साधन बना हुआ है। समुद्र ने तीनों को इस तरह फेंका कि कोशिश करने पर भी उन्हें चलने के लायक नहीं बनाया जा सका। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। यदि सभी से प्राण निकाल कर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा जिससे पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। भाव यह हुआ कि लेखक कहना चाहता है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति एक सीमा तक ही सहन कर सकती है। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। प्रकृति को भी जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, इसका एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में आई सुनामी के रूप में देख ही चुके हैं। ये नमूना इतना डरावना था कि मुंबई के निवासी डर कर अपने अपने देवी देवताओं से उस मुसीबत से बचने के लिए प्रार्थना करने लगे थे। जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है। आशय स्पष्ट कीजिए। कई सालों से बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। जब समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी और समुद्र को गुस्सा आ गया, कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात उसने अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि ग्वालियर से बंबई के बीच किसी समय में दूर तक जंगल ही जंगल थे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे और भी न जाने कितने जानवर थे। लेकिन अब बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कई पक्षी बेघर हो गए हैं और जब उन्हें अपना घोंसला बनाने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन इमारतों में अपना डेरा डाल लिया है। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में शेख अयाज के पिता की छिपी हुई भावना यह थी कि वे पशु पक्षियों की भावना को समझते थे। वे अपना खाना छोड़कर केवल एक काले चिंयोटे को उसके घर कुएं पर छोड़ने चल पड़े। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वे किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।